आज के इस वीडियो में हम लर्निंग कर्व के बारे में जानेंगे कि रिट लॉ के थ्रू लर्निंग कर्व को हम किस तरह से देख सकते हैं या किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात अगर लर्निंग कर्व की जाए तो लर्निंग कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाता है और किस चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है, इस चीज़ को कि जितने ज़्यादा तजुर्बात होंगे वो किस तरह से लर्निंग को इंक्रीज करेंगे या ज़्यादा तजुर्बात करने की वजह से, ज़्यादा एक्सपीरियंसेस करने की वजह से कितनी लर्निंग इंक्रीज होगी। इस चीज को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करने को हम कहते हैं लर्निंग कर्व। अब अगर बात की जाए कि लर्निंग कर्व कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाती है, तो ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रोडक्शन प्लानिंग करने के लिए लर्निंग कर्व को बनाती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन को ये पता चल सके कि उसने कब, कहां और किस तरह से प्रोडक्शन करनी है। नेक्स्ट, कॉस्ट को फोरकास्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग कर्व बनाती है, क्योंकि लर्निंग कर्व हमारे पास एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड होती है और वर्क फोर्स से रिलेटेड होती है, लेबर से रिलेटेड होती है। तो यहाँ पे उसकी कॉस्ट को फोरकास्ट किया जाता है कि कितनी प्रोडक्शन की जाए तो कितनी कॉस्ट आएगी। इसी तरह से लॉजिस्टिक्स को स्केड्यूल किया जाता है, इन्वेंट्री को स्केड्यूल किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कितनी प्रोडक्शन के मुताबिक अपनी लॉजिस्टिक्स या अपनी इन्वेंट्री को रखना चाहिए। क्योंकि अब ये बात है एक्सपीरियंसेस की या एक्सपेरिमेंट्स की, तो लेट्स सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन एबीसी। हम ये सपोज करते हैं कि एबीसी में कुछ पैकेजिंग का काम चल रहा है। लेट्स सपोज एक वर्कर पैकेजिंग कर रहा है किसी प्रोडक्ट की। अब हम ये कहते हैं कि जो फर्स्ट यूनिट है पैकेजिंग करने की, उस फर्स्ट यूनिट पे वर्कर के 10 मिनट लगते हैं। अब ये पहली दफा जब उसने एक काम किया तो उसको ज्यादा वक्त लगा, लेकिन जूं जूं वो बार बार काम करेगा उससे टाइम कम लगेगा। लेट्स सपोज कि अब इसी वर्कर ने नेक्स्ट टाइम सेकेंड टाइम ये काम परफॉर्म किया, सेकेंड टाइम पैकेजिंग की और उसको 9 मिनट्स लगे। थर्ड टाइम पैकेजिंग की तो लेट्स सपोज 8 मिनट्स लगे। मतलब क्या हुआ कि जूं जूं उसके एक्सपेरिमेंट्स बढ़ते गए, उसके एक्सपीरियंसेस बढ़ते गए, उसका जो टाइम है वो शॉर्ट होता गया, वो कम टाइम में उसी टास्क को परफॉर्म करता गया। अब इसी तरह से सेम रिट लॉ का भी कंसेप्ट है। उसने ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था कि जैसे जैसे कम्युलेटिव आउटपुट को डबल करते जाएंगे, उसी तरह से एवरेज टाइम पर यूनिट डिक्रीज होता जाएगा या फॉल करता जाएगा। अब ये एवरेज टाइम पर यूनिट किस तरह से फॉल करेगा, ये लर्निंग रेट की बेसिस पर फॉल करेगा। लेट्स सपोज अगर लर्निंग 80% है तो एवरेज कम्युलेटिव टाइम इतने से ही फॉल करेगा। और लर्निंग रेट जो है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि एक दफा एक टास्क को परफॉर्म करके जो एक वर्कर है वो कितना एक्सपर्ट हो चुका है, उसने कितना लर्न कर लिया है। तो यहाँ पे हमने ऐसा एज्यूम किया कि 80% उसने लर्न कर लिया है, तो फिर जो टाइम है उसमें उतनी ही डिक्रीज आएगा जितने परसेंट से उसने लर्न कर लिया है, वो हमारे पास लर्निंग रेट हो गया। अब इसी कंसेप्ट की बेसिस पे हम रिट लॉ के जो कंसेप्ट है उसकी बेस पे अगर इस ग्राफ को देखें, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो हमने बात की थी कि जूं जूं आउटपुट या प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी उसी तरह से जो एवरेज टाइम पर यूनिट है वो रिड्यूस होता जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर प्रोडक्शन हमारी इस जगह पे है तो मतलब एवरेज टाइम ज्यादा है, इंक्रीज है, जो कि इस जगह पे है। लेकिन जूं जूं प्रोडक्शन आगे जाती गई तो उस तरह जो एवरेज टाइम पर यूनिट है उसको हम देख रहे हैं कि उसकी स्लोप डाउनवर्ड आ रही है। एवरेज टाइम पर यूनिट उस तरह कम होता जाएगा जिस तरह से नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जब एक दफा एक यूनिट प्रोड्यूस हुई उस पर लेट्स सपोज के 10 आवर्स लगे, नेक्स्ट टाइम वो प्रोड्यूस होगी तो उस पर कम घंटे लगेंगे, क्योंकि अब जो एक वर्कर है वो जान चुका है कि उसने उस प्रोडक्ट पे कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करनी है। अब इसी कंसेप्ट के बेसिस पे हम एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें एक एबीसी कंपनी है जिसका लर्निंग रेट जो है वो 80% है, और हम कहते हैं कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए जो एक वर्कर को टाइम लग रहा है वो है 100 आवर्स या 100 घंटे लग रहे हैं एक प्रोडक्ट को बनने में। तो इस मुताबिक हम यहाँ पर लिख लेंगे यूनिट्स। तो पहली यूनिट को बनने के लिए हम देखते हैं कि हमारा जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 100 आवर्स। रिट लॉ के मुताबिक हमने अपने आउटपुट को डबल करना है। इसका क्या मतलब हुआ कि आप 1 को अगर 2 कर दें, डबल कर दें, मतलब 1 + 1 कर दें तो हमारे पास 2 आ गया। अब 2 को बनने में कितना टाइम रिक्वायर है,
तो उसके लिए हम कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट को देख लेते हैं। तो लेट्स सपोज कि यहाँ अब 80% हमें लर्निंग रेट दिया गया है। अब कम्युलेटिव टाइम पर एवरेज टाइम पर यूनिट 2 यूनिट्स के लिए किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा कि ये जो हमें दिया गया है 100, इस 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 80% से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 80 आवर्स। अब इसका क्या मतलब है कि पहली यूनिट पे अगर 100 घंटे लग रहे हैं तो दूसरी पे हमने लर्निंग रेट अप्लाई किया, मतलब अब काम करते करते इतना हो गया है कि ऑर्गेनाइजेशन 80% सीख गई है। तो यहाँ पे क्या है कि 80 आवर्स आ गए। अब 80 आवर्स 2 प्रोडक्ट्स के लिए आगे, लेट्स सपोज कि हमें ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि आप 4 प्रोडक्ट्स के लिए हमें कम्युलेटिव टाइम पर एवरेज टाइम पर यूनिट कैलकुलेट करके दें। नेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे कि इस 2 को 2 + 2 कर देंगे, इसको डबल करेंगे, तो इसके थ्रू हमारे पास आ जाएगा 4। मतलब अब हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए कि हमने 4 के लिए कैलकुलेट करना है। तो 4 के लिए हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि अब जो ये 80 है इस 100 पे नहीं जाना, बल्कि ये जो 80 आवर्स हैं इन 80 आवर्स का 80% हमने फाइंड कर लेना है। तो ये हमारे पास 64 आवर्स आ जाएगा इन 4 यूनिट्स के लिए। मतलब अब इस स्लॉट में जितनी भी यूनिट्स हैं उस हर एक यूनिट पर कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट 64 आवर्स लगेगा। अब इसी तरह लेट्स सपोज अगर टोटल टाइम की बात की जाए, क्योंकि ये कम्युलेटिव एवरेज टाइम था, अब अगर इसी तरह टोटल टाइम की बात की जाए तो टोटल टाइम के लिए कम्युलेटिव एवरेज टाइम जो एक यूनिट का है उसको उसकी यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास 100 आ जाएगा। इसी तरह 80 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 160 आ जाएगा, और 64 को 4 से मल्टीप्लाई करके 256 आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पर ये जो कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट है इसको हमने इसको यहाँ पे कैलकुलेट किया इस टेबल के थ्रू, लेकिन अब इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक फार्मूले के थ्रू भी। जो फार्मूला हमारे पास है वो है y = 8ax की पावर b। a मल्टीप्लाई बाय x है, इन दोनों की पावर b। सॉरी, इसको मैं मजीद एलेबोरेट करके लिखती हूँ ताकि समझ आ जाए। y = a, यहाँ डॉट का मतलब मल्टीप्लाई इनटू x, अब इस x की पावर आ जाएगी b। अब इस फॉर्मूले को मजीद ओपन करते हैं, जानते हैं कि y, a, x और b क्या है। तो y है हमारे पास एवरेज लेबर आवर पर यूनिट, जितना एवरेज कम्युलेटिव लेबर आवर पर यूनिट आएगा, जो कि हमने यहाँ पे 64 कैलकुलेट किया है, ये एवरेज लेबर आवर पर यूनिट y रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह अब अगर a की बात की जाए तो नंबर ऑफ आवर्स फॉर फर्स्ट यूनिट, पहली यूनिट बनाने के लिए जितना टाइम लगता है, जितने आवर्स लगते हैं वो आवर्स ए के हैं। इसी तरह से अब और यहाँ पर ए हमारे पास दिया गया है कि पहली यूनिट बनाने के लिए 100 घंटे लगते हैं, तो मतलब ए क्या हो गया हमारे पास, ए हो गया 100। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट हमारे पास है एक्स कहा जाता है कम्युलेटिव नंबर ऑफ यूनिट्स, मतलब जितने यूनिट्स ऑर्गेनाइजेशन जितने यूनिट के लिए एवरेज लेबर आवर पर यूनिट जानना चाहती है उतने यूनिट्स को हमने यहाँ एक्स की जगह पे लिखना है। लास्ट जो बच गया बी, जो कि रेज टू पावर है, इस बी को हम कहेंगे कि ये लर्निंग कोफिशिएंट है। और लर्निंग कोफिशिएंट हम क्या कहते हैं कि हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो लर्निंग कोफिशिएंट या बी को भी हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं जिसमें लॉग LR लिखा हुआ है। LR का मतलब लर्निंग रेट डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2। तो यहाँ पे इसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर हमें 80% दिया गया है कि लर्निंग रेट जो है वो 80% है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको लॉग 0.80 करेंगे डिवाइडेड बाय लॉग 2 करके हम इसको B को कैलकुलेट करेंगे, जो आ जाएगा -0.3219। अब अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करें सब कुछ तो ये हमारे पास आ जाएगा, ए जो है वो आ जाएगा हमारे पास 100, क्योंकि फर्स्ट यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 100 है, और हमने कहा है कि हमने 4 यूनिट्स के लिए कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट कैलकुलेट करना है। इसको कर देंगे रेज टू पावर -0.3219। तो इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास आ गया 64.0024।
तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि 64 भी हम इसको कह सकते हैं कि 64 आवर्स लगते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, हर जो 4 यूनिट का स्लॉट है उसमें हर यूनिट को बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को 64 आवर्स लगते हैं। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट था वो था 64, और इसी तरह से यहाँ पर जो दिया गया है वो भी दिया गया है 64। मतलब ये हुआ कि जो फॉर्मूला है उसके थ्रू जो आंसर आएगा और जो टेबल के थ्रू आंसर आएगा वो दोनों आंसर सेम होंगे। लेकिन अब बात आती है कि फॉर्मूले को हम किस जगह पे इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर फॉर्मूला जो है उसको उन जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है जहां पे ऑड नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने एवरेज लेबर आवर पर यूनिट को कैलकुलेट करना होता है। जिस तरह लेट सपोज 30 यूनिट्स के लिए कैलकुलेट करना है, 55 यूनिट्स के लिए कैलकुलेट करना है। अब इनके लिए क्यों ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मूले का इस्तेमाल करती है, क्योंकि इस टेबल में हम देख सकते हैं कि सिर्फ हमारे पास इवन नंबर्स आते हैं। जब यहाँ पे हम 4 को 4 में प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 16 आएगा। तो अगर 15 यूनिट्स के लिए निकालना चाहते हैं या 3 यूनिट्स के लिए निकालना चाहते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन इस फार्मूले का इस्तेमाल करेगी। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से अपनी लर्निंग कर्व को परफॉर्म कर सकती है, और हमने देखा 2 तरह के तरीके से हम लर्निंग कर्व के थ्रू एवरेज रेट को फाइंड कर सकते हैं। एक हमने टेबल मेथड देखा और दूसरा हमने फॉर्मूला मेथड देखा, और हमने ये भी जाना कि किस जगह पे टेबल और किस जगह पे फॉर्मूले को हम इस्तेमाल कर सकते हैं।